आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस पर, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। और पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ठीक है, आज पार्ट 2 है जिसमें हम लोग बात करेंगे अशोक और बिंदुसार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार कब मगध की राजगद्दी पर बैठा? 297 ईसा पूर्व जो है बिंदुसार जो है मगध की राजगद्दी पर बैठ चुका था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल की अवधि क्या थी? 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व जो है जो है मतलब 24 ईयर जो है वो शासन किया था अपने गद्दी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाना जाता है, जो कि अमित्रघात का मतलब होता है जो दुश्मनों का नाश करता हो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का जो बिंदुसार जो था वो अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गौसाल ने की थी। मक्खली पुत्र गौसाल ने की थी किसकी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार के नाम से जो है वायु पुराण में जाना जाता है बिंदुसार को। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? सिंहसेन के नाम से जाना गया है। किसमें? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में प्रमुख राजदूत कौन थे? डायमेकस, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। कौन था? डायमेकस, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को क्या बताया? 16 राज्यों का विजेता बताया। क्या बताया? 16 राज्यों का विजेता। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की सभा में कितने सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी तथा उसका प्रधान कौन था? 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी तथा उसका प्रधान कौन था? खल्लाटक। कौन था? खल्लाटक जो उसका प्रधान था, और 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुसार ने किस यूनानी शासक से घोड़े और वाइन की मांग की? एंटिनियोकोस वन। क्या नाम है? एंटिनियोकोस वन जो है इसका नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियां लागू की थी? केंद्रित प्रशासन, राजस्व वसूली और मजबूत व्यवस्था। बिंदुसार के समय में जो है भारत में कुछ मतलब प्रशासनिक नीतियां लागू थी। वो कौन कौन थी? केंद्रीय प्रशासन थी, राजस्व वसूली थी और मजबूत व्यवस्था थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तक्षशिला में, जहां उन्होंने किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक की प्रांत का किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। हमारा अगला, अवंती का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। ये रिपीट हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक पे चलते हैं हम लोग। सम्राट अशोक जो था मतलब बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 279 ईसा पूर्व। कब बैठा? 279 ईसा पूर्व जो है सम्राट अशोक की गद्दी पर यह बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा में त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की थी? सम्राट अशोक ने जो है 3 चीजों के आधार पर जो है इसकी स्थापना थी। किस पे? उदारता, सहिष्णुता और करुणा के आधार पर इसकी स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया? भ्राभु अभिलेख में अशोक ने जो है स्वयं को राजा बताया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर। 261 ईसा पूर्व में राजधानी तोसली को अपने अधिकार में उन्होंने ले लिया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन था? अहरौरा अभिलेख। कौन था अभिलेख था? अहरौरा अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक जो है किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम पेदसी उपनाम से मिलता है। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम पेदसी उपनाम से मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। किसमें यह मानना है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया?
सॉरी भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक शिलालेखों में किन लिपि का प्रयोग किया गया? ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि। किस किस चार तरह की लिपि का प्रयोग हुआ? कौन कौन सी? ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। किससे? पत्थर की पट्टियों पर जो उत्कीर्ण अक्षर थी उससे की गई है ब्रह्म लिपि की पहचान। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा जिसको हम लोग अर्थमगधी भाषा ही बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का खरोष्टी लिपि का शिलालेख सहवाज गढ़ी और मानसेहरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? पेशावर, पाकिस्तान से। कहाँ से? पेशावर, पाकिस्तान से ये चीज प्राप्त हुआ था। कहाँ से? पेशावर, पाकिस्तान से यह प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवे, सबका अशोक से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ अशोक के नाम से, वो सब आपको दिया गया है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्राक अशोक ब्रह्म लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अरुणाधापुर। कहाँ से? श्रीलंका स्थित अरुणाधापुर से चला। आइए आगे बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है? दाई से बाई ओर लिखी जाती है। किस ओर? दाई से बाई ओर जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से स्नादेश जारी किए? किसने? अशोक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से स्नादेश जारी किया था। और शिलालेख पहले ही इसी ने, अशोक ने ही चलवाया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी और कब की थी और संख्या कितनी थी? फैंथर ने की थी। कब? 1750 में। और संख्या कितनी थी? 33। कितनी थी? 33 संख्या थी इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। किसने? अशोक अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पाई? 1837 में। कब पाई थी? 1837 में पाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहत शिलालेख से। किसमें? 5वें बृहत शिलालेख से। हमारा अगला प्रश्न है, मतलब गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है गुजरा लघु शिलालेख स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने करवाया था। किस मौर्य शासक ने? अशोक ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से मिली है? कलसी से। किससे? कलसी से मिली है। आपको जो है इस चैनल पर जो है जितने भी मतलब स्टडी जीके के क्वेश्चंस हैं या मतलब जो मतलब मंथली या वीकली जो करंट अफेयर है वो भी मिलेंगे और आगे सब कुछ मिलता रहेगा। अभी चल रहा है हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी चलेगा, फिर मतलब इकोनॉमिक्स चलेगा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। साइंस का भी आएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, ब्रह्म लिपि में लिखी गई स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। तुर्मय मतलब होता है जिससे अशोक जो है राजनयिक संबंध जो बनाता था अपना, उसको हम तुर्मय बोलते हैं। और कहाँ का राजा था वो? मिस्र का। प्रश्न है कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही साथ उल्लेख किस मतलब दोनों अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का एक ही साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? महापात्र रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? महाछत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को से मतलब किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सतवाहन से। किससे? सतवाहन से। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। कौन था भाई? अलेक्जेंडर था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में। किसमें? तक्षशिला में। हमारा अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरमाइक लिपि से। कहाँ से? अरमाइक लिपि से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। और क्या रानी का नाम था अशोक की जो रानी सबसे उनको प्रिय थी? शायद कुरुदाबी था, ऐसे ही कुछ था, कुरुदाबी ही नाम था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है? 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का।
अगला क्वेश्चन है, लिखा है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है? रुबिनतई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा की गई है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सार एक कुन्ना एक अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा, अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी भाई? 5 थी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? चक्र के नाम से जाना जाता है। आज के लिए यही क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य का। और अगर ये सेशन आपको कभी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो, अगला वीडियो का आपको लिंक या मतलब नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।